नमस्कार बच्चों, मंजरी इस पाठ्यपुस्तक में फिर से एक बार आपका स्वागत है। आज हम मंजरी इस पाठ्यपुस्तक से पाठ नंबर 16 पढ़ने जा रहे, जिसका शीर्षक है सोना। सोना इस पाठ का यह सेशन नंबर पहला है। इस पाठ को पढ़ने से पहले हम इस पाठ की लेखिका के बारे में संक्षिप्त परिचय जान लेंगे। सोना इस पाठ की लेखिका है महादेवी वर्मा जी। हिंदी की सर्वाधिक प्रतिभावान रचनाकारों में से एक महादेवी वर्मा मानी जाती है। महादेवी वर्मा, इनका जन्म सन 1907 ईस्वी सन में फर्रुखाबाद में हुआ था। इन्होंने गद्य और पद्य दोनों में सुंदर रचनाएं की है। स्मृति की रेखाएं, अतीत के चलचित्र, पथ के साथी, मेरा परिवार इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। आज जो हम लेसन पढ़ने जा रहे हैं सोना, यह भी मेरा परिवार इस गद्य रचनाओं में से लिया गया आपका पाठ है। सन 1987 ईस्वी सन में प्रयाग में लेखिका महादेवी वर्मा, जो आज इलाहाबाद में जो आज का प्रयागराज माना जाता है, यहाँ पर इनकी मृत्यु हो गई, इनका निधन हो गया। मरणोपरांत 1988 में पद्म विभूषण की उपाधि से लेखिका महादेवी वर्मा इनको सम्मानित किया गया था। लेखिका महादेवी वर्मा इनको सन 1982 में उनकी काव्य कृति यामा के लिए भारत का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया है। महादेवी वर्मा को उनकी साहित्यिक प्रतिभा हेतु मंगला प्रसाद पारितोषिक एवं भारत भारती पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। 16 सितंबर 1991 को भारत सरकार के डाक तार विभाग ने जयशंकर प्रसाद के साथ महादेवी वर्मा के सम्मान में 2 रुपये का युगल डाक टिकट जारी किया। तो बच्चों, यह हुआ महादेवी वर्मा इनका संक्षिप्त जीवन परिचय। अब हम पाठ को समझते हैं। पाठ 16वां, सोना। प्रस्तुत पाठ मेरा परिवार से लिया गया है। इसमें लेखिका ने एक हिरनी के बच्चे का बड़ा मार्मिक शब्द चित्र खींचा है। यह जो पाठ है सोना, यह पाठ एक रेखा चित्र है जिसे शब्द चित्र भी कहते हैं। लेखिका ने यह पाठ मेरा परिवार इस उनके गद्य से लिया है। इसमें सोना हिरनी थी जो लेखिका के पास रहती थी। लेखिका ने उसे अपने घर में पाला था और उस पर एक रेखा चित्र लेखिका ने यहाँ पर लिखा हुआ है। सोना की आज अचानक स्मृति आने का कारण है। स्मृति होना अर्थात याद आना। यहाँ पर जो लेखिका महादेवी वर्मा अपने घर में बहुत सारे जानवरों को पालती थी। उसमें हिरण भी था, कुत्तियाँ थी, गाय थी, मोर भी थे, पक्षियों का भी लेखिका अपने घर में पालती थी। तो सोना नाम की जो हिरण है उसके बारे में यहाँ पर लेखिका हमें बता रही है कि बहुत दिनों के बाद अचानक उसकी स्मृति हो गई, अर्थात उसकी याद आ गई। तो उसकी याद आने का जो कारण है वह यहाँ पर लेखिका बता रही है कि मेरे परिचित स्वर्गीय डॉक्टर धीरेन्द्र नाथ वसु की पौत्री सुस्मिता ने लिखा है, गत वर्ष अपने पड़ोसी से मुझे एक हिरण मिला था। बीते कुछ महीनों में हम उससे बहुत स्नेह करने लगे हैं, परंतु अब मैं अनुभव करती हूँ कि सघन जंगल में संबंध रहने के कारण तथा अब बड़े हो जाने के कारण उसे घूमने के लिए अधिक विस्तृत स्थान चाहिए। क्या कृपा करके आप उसे स्वीकार करेंगी? सचमुच मैं आपकी बहुत आभारी रहूंगी, क्योंकि आप जानती है कि मैं उसे ऐसे व्यक्ति को नहीं देना चाहती जो उससे बुरा व्यवहार करे। मेरा विश्वास है आपके यहाँ उसकी भली भांति देखभाल हो सकती है। तो देखिए, यहाँ पर लेखिका के एक पहचान वाले रिश्तेदार है, डॉक्टर है धीरेन्द्र नाथ वसु, उनकी बेटी है सुस्मिता। उन्होंने लेखिका को पत्र भेजा है और उस पत्र के माध्यम से उन्होंने कहा है कि पिछले वर्ष
उन्हें उनके पड़ोस में एक हिरण मिला था और कुछ महीनों से उन्होंने अपने घर में उसे पाला है सुष्मिता ने। और उसे बहुत समय लंबे समय से उनके पास होने के कारण उनसे उस हिरण से उनसे लगाव हो गया है, स्नेह हो गया है। लेकिन अब जगह की कमी होने के वजह से और अब जो वह हिरण है थोड़ी बढ़ गई है, आकार में बड़ी हो चुकी है और उस हिरण को सघन जंगल में रहने का आदत होने के कारण विस्तृत स्थान की अब आवश्यकता है, जो कि सुष्मिता के यहाँ शायद नहीं होगी। इसीलिए वह लेखिका से विनती करती है कि आप कृपा करके आप उस हिरणी को आप अपने पास रखें। और वह चाहते हैं कि वह किसी ऐसे व्यक्ति के पास नहीं देना चाहते हैं संभालने के लिए जो हिरण के साथ कुछ बुरा व्यवहार कर सके। और सुष्मिता को विश्वास है कि लेखिका ने इसके पहले भी बहुत सारे पशु पक्षियों को अपने यहाँ पाला है, तो लेखिका को पशु पक्षियों से एक अलग स्नेह है और जो शुश्रूषा या जो प्यार लेखिका के द्वारा उस हिरण से मिल सकता है, यह विश्वास सुष्मिता को था। इसीलिए उन्होंने सुष्मिता ने लेखिका को विनती की कि मुझे विश्वास है कि आपके यहाँ उसकी भली भांति देखभाल हो सकेगी। अब इस चिट्ठी को पढ़कर लेखिका को उनके पास जो हिरण थी सोना नाम की, उसकी याद आ गई। कई वर्ष पूर्व मैंने निश्चय किया था कि अब हिरण नहीं पालूंगी, परंतु आज उस नियम को भंग किए बिना इस कोमल प्राण जीव की रक्षा संभव नहीं है। तो जब हिरण सोना नाम की जो हिरण लेखिका के पास थी, उसकी मृत्यु के पश्चात लेखिका ने यह निश्चय कर लिया था कि इसके बाद कभी भी वह हिरण को फिर से नहीं पालेगी, क्योंकि जब जब वो हिरण को पालेगी देखेगी तो उसे सोना की याद निश्चित रूप में आएगी। और इसी कारण उन्होंने यह नियम बना रखा था। लेकिन जब सुष्मिता ने लेखिका को चिट्ठी भेजकर उसके हिरण को संभालने की जिम्मेदारी दी, तब लेखिका कहती है कि यह जो नियम मैंने बनाया था उसको मैं ही खुद तोड़ रही हूँ, क्योंकि उस नियम को तोड़े बिना इस कोमल प्राण की उसकी जीव की रक्षा मैं नहीं कर पाऊंगी, उसका संभाल मैं नहीं कर पाऊंगी। अब यहाँ पर लेखिका आगे सोना की कहानी हमें बताने जा रहे कि किस प्रकार से उन्होंने उसको उनके यहाँ वो आई, किस प्रकार से उन्होंने उनके साथ अपने पास रखा, अन्य प्राणियों से वो किस प्रकार से हिल मिल जाती है, इसका सारा विस्तृत वर्णन यहाँ पर लेखिका कर रही है। सोना इसी प्रकार अचानक आई थी, परंतु वह अब तक अपनी शेषावस्था भी पार नहीं कर सकी थी। सुनहरे रंग की रेशमी लच्छों की गांठ के समान उसका कोमल लघु शरीर था, छोटा सा मुंह और बड़ी बड़ी पानीदार आंखें। देखती तो लगता था कि अभी छलक पड़ेगी। लंबे कान, पतली सुडौल टांगे, जिन्हें देखते ही उनमें प्रसुप्त गति की बिजली की लहर देखने वालों की आंखों में कौंध जाती थी। तो देखिए यहाँ पर लेखिका ने सोना नाम की जो हिरण उन्होंने लाई थी, इसका शारीरिक वर्णन किया है। अगर आपको प्रश्न पूछा जाता है कि सोना का वर्णन आप अपने शब्दों में लिखिए, तो यहाँ पर आप ये परिच्छेद में से आंसर उसमें लिख सकते हैं कि लेखिका के पास जब वो आई थी तो वो बहुत ही छोटी थी, शेषावस्था में भी अब उसने पदार्पण नहीं किया था, और बड़ी बड़ी पानीदार आंखें थी, छोटी सी मुंह था उसका, कोमल शरीर था, उसके साथ साथ लंबे कान, पतली सुडौल टांगे, और यह उसकी गति भी बिजली की लहर कैसे देखने को आंखें चमक उठती है, उसी प्रकार उसकी गति भी थी। सब उसके सरल शिशु रूप से इतने प्रभावित हुए कि किसी चंपक वर्णा रूपसी के उपयुक्त सोना, स्वर्णा, स्वर्णलेखा आदि नाम उसका परिचय बन गए। तो अब देखिए यहाँ पर उसके रंग को, जो पीला रंग का होता है, सोने के समान जो रंग होता है उसे चंपक वर्ण कहा जाता है। तो उसके चंपक वर्ण अर्थात पीले रंग के कारण, उसका सुंदर रूप के कारण बहुत सारे नाम लेखिका के परिवार वालों ने उसके लिए सुझाया था। तो सोना, सुवर्णा, स्वर्णलेखा आदि नामों से ही उसका परिचय बन गए थे। तो लेखिका ने उस हिरण का नाम सोना रख दिया था। अगले परिच्छेद में लेखिका कहती है कि परंतु उस बेचारे
हिरण शावक की कथा तो मिट्टी के ऐसी व्यथा कथा है जिसे मनुष्य की निष्ठुरता गढ़ती है। अब देखिए यहाँ पर लेखिका ने हिरण शावक, जब वो सोना नाम की हिरण जब लेखिका के पास आई थी तो वो छोटा सा हिरण का बच्चा ही था और उसकी व्यथा जो है, उसकी जो मृत्यु है वह बहुत ही हृदय द्रावक मृत्यु हुई है। इसीलिए यहाँ पर लेखिका कहती कि मिट्टी की उसकी कथा तो मिट्टी की ऐसी व्यथा कथा है जिसे मनुष्य की निष्ठुरता गढ़ती है। बेचारी सोना भी मनुष्य की इसी निष्ठुर मनोरंजन प्रियता के कारण अपने अरण्य परिवेश और स्वजाति से दूर मानव समाज में आ पड़ी थी। अब देखिए, आप लोग देखते होंगे कि ऐसे जंगल में रहने वाले जो पशु पक्षी होते हैं वह अधिकतर अपने परिवार से क्यों बिछड़े जाते हैं कि मानव के द्वारा जो हिंसक प्रवृत्ति होती है कि शिकार करना, बहुत सारे लोगों को शिकार करने की आदत होती है तथा जो लोग व्यवसाय में शिकारी होते हैं, शिकार करने का जो व्यवसाय करते हैं, वो लोग क्या करते हैं, जंगल से इस प्रकार के पशु पक्षियों का शिकार करते हैं और वह बेचते हैं। बहुत सारे लोगों को ऐसे पशु पक्षियों की खरीदने की आदत होती है और इसी कारण ये शिकारी लोग क्या करते हैं, जंगल में जाकर ऐसे पशु पक्षियों को पकड़ कर लाते हैं और बेचते हैं पैसों के लिए, अपने पेट पालने के लिए इनको इस प्रकार का व्यवसाय करना पड़ता है। लेकिन लेखिका कहती है कि आज हम देखते हैं कि शिकार करना यह गैर कानूनी माना जाता है। कानून की दृष्टि से यह बहुत बड़ा अपराध होता है क्योंकि वन्य जो पशु पक्षी है आज बहुत कम होते जा रहे हैं इनकी प्रजाति, तो उनकी प्रजाति के संरक्षण के लिए, संवर्धन के लिए शिकार करना यह कानूनी अपराध माना गया है। तो इस प्रकार लेखिका कहती है कि शिकार करने के वजह से वह मानव समाज में आ पड़ी। प्रशांत वनस्थली में जब अलस भाव से रोमंथन करता हुआ बैठा मृग समूह शिकारियों के आहट से चौंक कर भागा, तब सोना की माँ सद्य प्रसूता होने के कारण भागने में असमर्थ रही। अब देखिए, सोना का जो हिरण है, उसकी जो माँ है उसने अभी अभी ही बच्चे को जन्म दिया होगा और उसी समय मृग समूह को शिकारी पकड़ने के लिए आया होगा और जब शिकारी पकड़ने के लिए आए थे तो प्रस्तुत हिरण के बच्चे को अभी अभी जन्म होने के कारण वह हिरण क्या थी, जो सोना की माँ थी, वह बहुत कमजोर हो चुकी थी और भागने में वह असमर्थ थी। सद्यजात मृग शिशु तो भाग नहीं सकता था। अब सद्यजात का अर्थ होता है कि जिसने अभी अभी जन्म लिया हो और सद्य प्रसूता मतलब जिसने अभी अभी किसी बच्चे को जन्म दिया हो। तो सोना के माँ ने तुरंत ही मतलब नई बच्चे को जन्म दिया था, तो इस कारण वह कमजोर थी। लेकिन उस समय जो सोना नामक हिरण लेखिका के पास आया था उसका भी जन्म हुआ था और उसी समय क्या हुआ था, शिकारी ने आक्रमण कर दिया था। अतः मृगी माँ ने अपने संतान को अपने शरीर के ओट में सुरक्षित रखने का प्रयास में प्राण दिए। पता नहीं दया के कारण या कौतुक प्रियता के कारण शिकारी मृत हिरणी के साथ उसके रक्त से सने और ठंडे स्तनों से चिपके हुए शावक को जीवित उठा लाए। अब देखिए, वहां पर शिकारी ने देखा कि जब वो शिकार करने के लिए गए थे तो उस समय सोना की माँ अपने बच्चे को बचाने के लिए और उसकी रक्षा करने के लिए कुछ कोशिश करे थे और इसी में उसकी मृत्यु हो गई थी। लेकिन उसके मृत्यु के समय ये जो सोना नामक हिरण है वो ठंडे स्तनों से उसे चिपकी हुई थी और उसी समय शिकारी को थोड़ी दया आई होगी और हिरणी के साथ उसके रक्त से सने और ठंडे स्तनों से चिपके हुए शावक को अर्थात उसके बच्चों को जीवित उठा लाए। उनमें से किसी के परिवार की सद्य गृहिणी और बच्चों ने उसे पानी पिला, दूध पिलाकर 2-4 दिन जीवित रखा। तो बच्चों, अब तक हमने पाठ के इस सेशन में क्या देखा कि लेखिका को सोना नामक हिरण की याद कैसे आ गई, फिर वह उनके पास किस स्थिति में आई थी, इसका वर्णन लेखिका ने हमें इस सेशन में करवाया। इसके अगले सेशन में हमें सोना के बारे में विस्तार से जानकारी लेखिका देने वाली है, तो उसको हम इसके अगले सेशन में पढ़ेंगे। धन्यवाद।